मोहब्बत हो गई है चुपके से। चैप्टर 11। अविका सोफे पर चुपचाप बैठी थी। जो कुछ हुआ था उसने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। वो बिना कुछ कहे शांति से बैठी रही। तभी देव की नजर अपनी छोटी बहन पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर अविका को अपनी गोद में उठा लेता है और माँ जैसी ममता भरी नजर से देखकर कहता है, लेट्स गो मॉम, जितना तमाशा होना था हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। देव वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। देव गुस्से से तिलमिला उठती है। देव अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और उसकी यह हालत देखकर वो अंदर से जल उठा था। उसे अब अभिषेक पर बेहद गुस्सा आ रहा था। गाड़ी में बैठते ही देव की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे शैलेश जी और लक्ष्मी जी भी सिंह पैलेस पहुंचते हैं। देव देखता है कि अविका की आंखें बंद हैं और वो गहरी नींद में है। वो उसे प्यार से उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है और फिर नीचे हॉल में आता है। वहाँ शैलेश जी और लक्ष्मी जी खड़े थे। देव गुस्से से कहता है, मामा, आपने देखा अभिषेक की हिम्मत? उसकी वजह से आज गोरिया की ये हालत हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शैलेश जी गंभीर स्वर में बोले, तुम सही कह रहे हो देव, अभिषेक को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। लक्ष्मी जी बीच में ही कहती हैं, तुम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत की गलती अविका की ही थी। और देव, तुम भी शांत रहो, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, दिमाग ठंडा करो। देव ने भारी मन से कहा, यस मॉम। वो अपने कमरे में चला जाता है। रात के 2 बजे थे। देव की आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अचानक उसका मन हुआ कि जाकर एक बार देखे कि उसकी छोटी बहन ठीक है या नहीं। धीरे से उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अभिका के कमरे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा अविका गहरी नींद में सो रही थी। देव जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर गिरे ब्लैंकेट पर पड़ी। वो ब्लैंकेट उठाकर धीरे से अविका को ओढ़ाने गया। जैसे ही उसने बहन को धक्का, उसका हाथ अविका के हाथ से टकरा गया। देव चौंक उठा, ये तो भट्टी की तरह जल रहा है। उसने तुरंत माथा छुआ। माथा भी आग की तरह तप रहा था। देव डर गया। वो जोर से आवाज देने लगा, अविका उठो। पर अविका बेसुध थी। वो बेहोश हो चुकी थी। देव घबराकर दौड़ता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। मम्मी पापा जल्दी बाहर आइए। शैलेश जी ने फौरन दरवाजा खोला। क्या हुआ देव? देव घबराए आवाज में बोला, गुनिया की हालत बहुत खराब है। उसका शरीर तप रहा है, भट्टी जैसा गर्म हो गया है। जल्दी चलो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही शैलेश जी और लक्ष्मी जी दोनों का दिल धड़क उठा। पल भर के लिए उनके सांसें थम सी गईं। देव ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वो दौड़कर अभिका के कमरे में पहुंचा, उसे गोद में उठाया और कार की ओर भागा। शैलेश जी और लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे दौड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और सब अस्पताल पहुंच गए। अब सवाल ये है दोस्तों, अभिका की अचानक तबीयत क्यों बिगड़ी? क्या ये मोहब्बत का अंत होगा या मासूम सी अभिका के दिल में मोहब्बत की नई शुरुआत होने वाली है? क्योंकि आप सब जानते हैं, मोहब्बत तो होना ही है। जैसे ही देव अस्पताल पहुंचा, पूरा स्टाफ उसे पहचान गया, क्योंकि जानेमन फैमिली कथा देव, शैलेश जी और उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में प्रसिद्ध था। तभी वहां के डॉक्टर ने शैलेश जी को देखते हुए कहा, हेलो सर। शैलेश जी ने कहा, प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को एडमिट कर लीजिए। फौरन एक स्ट्रेचर लाया गया, लेकिन देव ने स्ट्रेचर की तरफ देखा भी नहीं। उसने खुद ही अभिका को अपनी बाहों में उठाया और सीधे वार्ड की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने अपनी बहन को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। देव की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बहन को कुछ होना नहीं चाहिए, जल्दी चेक करो। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चेक कर रहा हूँ, प्लीज बाहर जाइए। देव तुरंत पलटकर बोला, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तभी लक्ष्मी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम बाहर चलो। देव मजबूरी में बाहर आया और बेचैनी से दरवाजे के सामने टहलने लगा। अंदर डॉक्टर ने तुरंत चेकअप शुरू किया। अभिका को ड्रिप लगाई गई। उसकी आंखों और नाड़ी की गहराई से जांच की गई। उधर बाहर देव और शैलेश जी की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। शैलेश जी भारी स्वर में बोले, ये सब कुछ अभिषेक की वजह से हुआ है। उसकी आवाज और डांस ने अभिका के दिमाग पर असर डाला और उसकी तबीयत बिगड़ गई।
ने अविका के दिमाग पर असर डाला और उसकी तबीयत बिगड़ गई। देव ने मुठियां भींचते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मी जी चुप रही। उनका मन भी बेटी की हालत देखकर डगमगा गया था, पर इस वक्त उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। देव तुरंत उनके पास भागकर पहुंचा और अधीरता से पूछा, डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अब ठीक है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। इतनी छोटी उम्र में इतना स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह से उसका दिमाग और शरीर दोनों पर असर पड़ा, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। बस उसका ख्याल रखिए। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन लक्ष्मी जी के दिल में कसक उठी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश में कहीं कमी छोड़ दी है। वो सोचने लगी, क्यों मेरी बेटी का मन इतना कमजोर है? क्यों वो छोटी छोटी बातों में टूट जाती है? अब मुझे उसे और मजबूत बनाना होगा, ताकि वो किसी ऐसे इंसान की परवाह ही न करे जो उसकी कद्र न करता हो। वार्ड के अंदर शैलेश जी अपनी बेटी को देखने पहुँचे। उनके साथ देव और लक्ष्मी जी भी थे। जैसे ही शैलेश जी की नजर अविका पर पड़ी, उनका दिल भर आया। वो मासूम सी बेटी जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, आज चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। उसकी यह हालत देखकर शैलेश जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राए आवाज में कहा, लक्ष्मी, देखो इन छोटे छोटे हाथों में कितनी बड़ी सुई चुभी हुई है। मुझसे ये देखा ही नहीं जा रहा। ये कहते कहते उनका गला रुंध गया और आंसू छलक पड़े। देव भी यह सब देख नहीं सका और भारी मन से बाहर निकल गया। लक्ष्मी जी वहीं बैठ गई और अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, बस थोड़ा और मजबूत बनना है तुम्हें, ताकि तुम कभी भी उस इंसान की परवाह न करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। यही मैं तुम्हें सिखाऊंगी। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अभिका अब और मजबूत बनेगी? क्या वो अपने दिल से अभिषेक को पूरी तरह निकाल पाएगी, या फिर मोहब्बत की डोर इतनी गहरी है कि वो फिर से उसी की तरफ खींच जाएगी? चमकता दिल, क्योंकि याद रखिए, मोहब्बत तो होना ही है। चैप्टर 13। कुछ देर बाद अविका की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने उसकी माँ लक्ष्मी जी प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। अविका धीमी आवाज में बोली, माँ। लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अविका ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ माँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। लक्ष्मी जी का दिल दहल गया। उन्होंने बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हारे पापा और भैया को भी बुलाती हूँ। उसी समय दरवाजा खुला। शैलेश जी और देव पहले से ही बाहर खड़े थे, तुरंत अंदर आ गए। जैसे ही देव की नजर अपनी बहन पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वो आगे बढ़ा और बोला, बुढ़िया, तू ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अविका बोली, हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैलेश जी ने राहत की सांस ली और भावुक होकर बोले, बेटा, तूने तो हम सबको डरा ही दिया था, मेरी प्यारी गुड़िया। तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने अविका की जांच की और कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ड्रिप खत्म होगी, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ड्रिप खत्म हुई और देव ने अपनी बहन को गोद में उठाया। सावधानी से वो उसे घर लेकर आया और कमरे में लिटा दिया। दवाइयों के असर से अविका गहरी नींद में सो गई। देव ने माँ पापा को देखा और बोला, आप दोनों भी जाकर आराम कर लीजिए, रात भर जगे हैं। लक्ष्मी जी और शैलेश जी ने हामी भरी और अपने कमरे की ओर चले गए। देव भी अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रॉय पैलेस में डाइनिंग टेबल पर रवीना राय और उनके पति सूर्य राय नाश्ते की मेज पर बैठे अपने बेटे अभिषेक का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों में सीढ़ियों से अभिषेक नीचे उतरा। उसके चेहरे पर सामान्य सी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। वो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन तभी रवीना की नजर उसके गाल पर पड़ी, जहां थप्पड़ का गहरा निशान साफ दिख रहा था। रवीना चिंतित स्वर में बोली, बेटा, तुम्हें दवाई लगा लेनी चाहिए थी, गाल पर निशान पड़ गया है। अभिषेक ने हल्की हंसी के साथ कहा, माँ, पहली बार पापा ने मुझे मारा, वो भी किसी और के लिए। आप दोनों को बस ये जताना चाहता था कि मैं भी उतना ही अहमियत रखता हूँ। सूर्य रॉय का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से से भरी आवाज में बोले, तुम्हारी वजह से रात भर अभिका अस्पताल में रही, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, है न? वो तुम्हारे कारण पूरी रात तकलीफ में थी। ये सुनते ही अभिषेक कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसका चेहरा सन्न रह गया।
जैसे अंदर से टूट गया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगा। रवीना ने माहौल को संभालने की कोशिश की और धीरे से पूछा, अभिका आप कैसी है? सूर्य राय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो अब ठीक है। उसके बाद टेबल पर खामोशी छा गई। सभी अपने अपने नाश्ते में खो गए, पर हर किसी के दिल में अनकहे सवाल और दर्द बाकी रह गए। अब सवाल ये है, क्या अभिषेक सच में पछताएगा या फिर उसकी जिद और अहंकार उसे और अंधेरे में धकेल देंगे? चैप्टर 14। पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीच अविका की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन दिलों के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। देव और अभिषेक के बीच की दोस्ती अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। देव अब उससे दूरी बनाए हुए था और अभिषेक भी अपनी जिंदगी में बिजी दिखने लगा था। दोनों परिवारों के बीच भी हल्की सी खटास आ गई थी। सूर्या रॉय अपने बेटे अभिषेक के बर्ताव से बेहद शर्मिंदा थे, इसीलिए उन्होंने शैलेश जी से कोई बात करना ठीक नहीं समझा। उधर शैलेश जी को भी अभिषेक का बर्ताव अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी। लेकिन इस रिश्तों के तूफान के बीच भी दो औरतें थीं, जो समझदारी से सब संभाल रही थीं। लक्ष्मी जी और रवीना राय दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करती और हालात को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करती। चेरी ब्लॉसम। एक शाम की बात है। अभिका अपने कमरे की बालकनी में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। हवा धीरे धीरे उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो सोचों में खोई हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आई उसकी माँ लक्ष्मी जी। मुस्कुराकर बोली, बेटा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अविका पीछे मुड़ी, हल्के से मुस्कुराई और बोली, मम्मी आप तो पहले ही अंदर आ चुकी हैं। दोनों हंस पड़ी। लक्ष्मी जी उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। धीरे से बोली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अविका ने गंभीर होकर कहा। हाँ मम्मी कहिए। लक्ष्मी जी ने गहरी सांस ली और बोली, अविका क्या तुम्हारे दिल में अभिषेक के लिए अब भी कुछ जगह है? ये सुनकर अविका की आंखें झुक गईं। उसने सिर नीचे कर लिया और धीमे स्वर में बोली, नहीं मम्मी। लक्ष्मी जी उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी की थी? अविका ने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, हाँ मम्मी ये तो मैंने सुना है। लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहना शुरू किया, तारांकन तुम्हारे नाना नानी मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैंने तुम्हारे पापा से प्यार किया और उनके साथ भागकर शादी की। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने, यानी तुम्हारे नाना नानी ने, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मुझे बहुत बुरा भला कहा। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं नाकाम बेटी हूँ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। पर उस वक्त तुम्हारी दादी ने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा, जिस इंसान को तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उन लोगों की कद्र करो जो तुमसे सच में मोहब्बत करते हैं। बेटा उस दिन की बात मैंने गांठ बांध ली थी और आज वही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। कभी भी अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के लिए मत रोको जिसके दिल में तुम्हारी कोई जगह ही नहीं। अपनी खुशी को, अपनी मोहब्बत को उनके लिए बचाकर रखो जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। बेटा उस दिन की बात मैंने गांठ बांध ली थी और आज वही बात मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। कभी भी अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के लिए मत रोको जिसके दिल में तुम्हारी कोई जगह ही नहीं। अपनी खुशी को, अपनी मोहब्बत को उनके लिए बचाकर रखो जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। हबिस्कस ये सुनते ही अभिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, आप सही कह रही हैं मम्मी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। मेरा देव भैया है जो मुझ पर जान छिड़कता है। फिर मैं क्यों उस इंसान के लिए अपना दिल दुखाऊं जिसे मेरी परवाह ही नहीं। उसके चेहरे पर नई रोशनी थी। उसके दिल ने जैसे एक नया फैसला कर लिया हो। वो मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब मैं अपनी हर सांस अपनी फैमिली के लिए जीऊंगी। अब मैं अपनी खुशियों को सबसे पहले रखूंगी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि यह बदलाव अभिका की जिंदगी को एक नया मोड़ देगा? क्या वो अब अपने फैसलों में और मजबूत होगी? क्योंकि मोहब्बत तो होना था। चैप्टर 15। सैंड टाइमर। 2 साल बीत चुके थे। अविका अब 10 साल की हो चुकी थी। वो और भी प्यारी, और भी मासूम और थोड़ी सी समझदार भी बन गई थी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वही बचपना, पर बातों में अब थोड़ी सी परिपक्वता भी झलकने लगी थी। देव अब 18 साल का हो गया था। लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा नौजवान जिसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। और अभिषेक भी अब 18 पार कर चुका था।
इन 2 सालों में सिंह और रॉय परिवार के बीच की सारी छोटी मोटी खटास भी मिट गई थी। दोनों परिवारों ने फिर से अपने रिश्ते संभाल लिए थे, लेकिन अभिषेक और देव की दोस्ती वैसी नहीं हो पाई और न ही अभिषेक और अभिका का आमना सामना हुआ। आज का दिन बहुत खास था, क्योंकि आज सिंह पैलेस में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी। आज सिंह परिवार की राजकुमारी अविका का 10वां जन्मदिन था। सुबह से ही पूरे पैलेस में चहल पहल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। सजावट की चमक से महल जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी सुबह से ही हर चीज चेक कर रही थी। कभी गेस्ट लिस्ट, कभी केक, कभी सजावट, हर छोटी सी छोटी डिटेल पर उनकी नजर थी। सोफे पर बैठे शैलेश जी अपनी पत्नी को देखते देखते मुस्कुरा उठे। हल्की झुंझलाहट भरे अंदाज में बोले, बस भी करो लक्ष्मी, ये तुम 10वीं बार गेस्ट लिस्ट चेक कर रही हो, कोई छूटेगा नहीं। लक्ष्मी जी बिना रुके बोली, अरे सब परफेक्ट होना चाहिए, आखिरकार मेरी बेटी का जन्मदिन है। तभी पीछे से आवाज आई, मॉम अब बस करो, मैं देख लूंगा सब, आप आराम कर लो, वरना अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने से पहले ही बीमार पड़ जाओगी। ये आवाज थी देव की। 18 साल का ये नौजवान अब काफी बदल चुका था। कैजुअल शॉर्ट्स, फिट टी शर्ट, सेट किए बाल और एकदम स्टाइलिश लुक में, लेकिन उसके चेहरे पर वही अपनापन था। देव ने माँ को गले से लगाया। लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी और जाकर अपने पति के पास सोफे पर बैठ गई। लड़की तभी सीढ़ियों से हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। सारी नजरें उस ओर उठी। वो थी अविका, 10 साल की प्यारी सी राजकुमारी। लंबे खुले बालों में एक रिबन, चेहरे पर मासूम मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ प्यार और सम्मान। साधारण सी टी शर्ट और लोवर में भी वो किसी परी जैसी लग रही थी। वो आते ही बोली, मम्मी अब बस भी करो, मेरा ही बर्थडे है, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और जाकर मम्मी के पास सोफे पर बैठ गई। लक्ष्मी जी ने उसकी गाल खींची और बोली, अरे पगली, तेरे लिए सब नॉर्मल हो सकता है, पर मेरे लिए तो तू मेरी राजकुमारी है, तेरे लिए तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अभिका मम्मी को देखती रही, फिर जोर से उन्हें गले लगा लिया। ये देखकर देव और शैलेश जी दोनों मुस्कुरा पड़े। उसी समय कहीं दूसरी ओर चमचमाते रॉय पैलेस में रवीना राय बार बार फोन मिलाकर परेशान हो रही थी। उन्होंने गुस्से से फोन नीचे रखा और अपने पति की ओर देखते हुए बोली, आपका बेटा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है। सूर्या राय मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में लगता है कि हमारा बेटा किसी लड़की में फंसेगा? वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मिशन पर ध्यान दे रहा है, वो अपने दादा का सपना पूरा करेगा। रवीना चुप हो गई, पर उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बहुत मुश्किल है ये, पर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को ये आजादी दी है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके सपनों के बीच आऊं। हेडफोन और दोस्तों, यहीं से कहानी फिर एक नया मोड़ लेने वाली है। आज का दिन तो सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या ये जन्मदिन सिर्फ अभिका की मासूम मुस्कान तक सिमटेगा, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आने वाले कल की कहानी बदल देगा? क्योंकि मोहब्बत तो होना था दिल। चैप्टर 15 ऑडियो स्टाइल हिंदी में। सैंड टाइमर दृश्य बदलता है। रवीना जी और सूर्या राय अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी रवीना जी का फोन बजा। सेल फोन उन्होंने कॉल उठाया और सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, बेटा आज सुबह कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ रोज सुबह मुझे कॉल किया करो, सिर्फ तेरी आवाज सुनने के लिए। मैं कितना इंतजार करती हूँ। फोन के उस पार से अभिषेक की आवाज आई, सॉरी माँ, आज थोड़ा बिजी था। रवीना जी ने चिंता जताई। अच्छा, छोड़ो ये सब, लेकिन पहले ये बताओ नाश्ता किया? अभिषेक हल्की हंसी में बोला, हाँ माँ कर लिया। रवीना जी ने फिर समझाया, बेटा टाइम पर नाश्ता करना चाहिए, अपना ख्याल रखा करो। अभिषेक ने नरमी से कहा, ओके माँ। कुछ देर और बातें करने के बाद कॉल कट हो गया। अभिषेक अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका दूसरा फोन बजा। उसने फौरन कॉल उठाया। फोन से एक कड़क आवाज आई, सर हमें पता चल गया है, वो कहाँ है और आपने जैसा प्लान बनाया था सब तैयार है, आप 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाइए। अभिषेक की आंखों में चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, ओके। कॉल कट किया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक मिशन था। वो धीरे से उठा, अपनी अलमारी खोली और वहाँ से निकाली एक ब्लैक जीन्स, एक ब्लैक टी शर्ट, हथियारों से भरा एक बैग, दोनों कमर पर गन कसी
हाथ में क्लब्स उठाए और चेहरे पर एक ठंडी सख्ती के साथ वो अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे उतर गया। बाहर पहुंचकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और रात की सन्नाटे को चीरता हुआ निकल पड़ा। कुछ देर बाद बाइक एक बड़ी दीवार के पीछे रुकी। अभिषेक ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अपने स्पेशल गैजेट की मदद से दीवार पर चढ़ गया, धीरे से पीछे कूदा और दुश्मनों से बचते बचाते एक कमरे की बालकनी तक पहुंचा। डॉग खिड़की से झांक कर देखा। अंदर वो नजारा था जिसे देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में था राहुल, वो बुजुर्ग माफिया लीडर जिसकी तलाश अभिषेक सालों से कर रहा था। राहुल आराम से लेटा हुआ था और आसपास कुछ लड़कियां थीं जिन्हें उसने मजबूर कर रखा था। अभिषेक ने घृणा से चेहरा घुमा लिया, धीरे से खिड़की खोली और अंदर कदम रखा। आंखें लड़कियों ने उसे देखा, उसका काला लिबास, ठंडी आंखें और खतरनाक अंदाज। वे डर के मारे चीख उठी और बाहर भागने लगी। राहुल उठ बैठा, उसने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू है कौन? अभिषेक ने उसके सीने पर अपना पैर रखा और बोला, तेरी मौत, तेरे पीछे मैं 10 साल से पड़ा था, आज तू मेरे हाथ आया है। गन। राहुल हड़बड़ा गया, जल्दी जल्दी कपड़े संभालकर उसने अपनी गन निकाली और अभिषेक पर तान दी, लेकिन अगले ही पल अभिषेक ने बिजली जैसी फुर्ती से गन उसके हाथ से छीन ली और दूर फेंक दी। उसने राहुल का हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी हड्डियां चरमराने लगी। राहुल दर्द से चीख पड़ा और नीचे गिर गया। कान तभी बाहर से आवाजें आने लगी। गार्ड शक में दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। अभिषेक ने फौरन अपनी पैंट से एक स्प्रे निकाला और राहुल के मुंह पर जबरदस्ती छिड़क दिया। कुछ ही सेकंड में राहुल बेहोश हो गया। उसने कमरे में रखी रस्सी से राहुल को कसकर बांधा, फिर खिड़की से नीचे उतारा और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। बाइसिकलिस्ट बाइक पर उसे लादा और सीधे अपने ठिकाने की ओर निकल पड़ा। अमावस्या ठिकाना था जंगल के बीचों बीच। एक काली सुनसान हवेली, भयानक और डरावनी। बाइक हवेली के गेट के सामने रुकी। सारे आदमी पहले से खड़े थे। अभिषेक ने राहुल को घसीटकर अंदर फेंक दिया। विशाल हॉल में सब आदमियों ने सर झुकाकर उसका स्वागत किया। अभिषेक ठंडी आवाज में बोला, इसके दोनों हाथ पैर बांध दो और ठंडा पानी डालो, ये अभी जागेगा। हेडफोन और दोस्तों, यही खत्म होता है ये खतरनाक मोड़। अब सवाल ये है, राहुल की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक क्या करेगा? क्या ये मिशन सिर्फ बदले की आग तक सीमित है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? क्योंकि मोहब्बत तो होना था दिल फायर। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तेरे नाम से धड़कन मेरी, हर सांस में तू बसा है कहीं। पल दो पल की ये खामोशी, तेरे जिक्र में कह रही है सभी। मोहब्बत हो गई है चुपके से, दिल के राज छुपाए कैसे। तू समझे तो